स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूके के पर्सपेक्टिव से हैं। बोथ कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा ट्रेड को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया। एग्रीमेंट का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है जो यहाँ पे साइन हुआ है। आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर इंडिया और यूके का जो पार्टनरशिप है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ पे रिलीज है वो किया गया। प्रेजेंट समय के अंदर 2030 तक हमारा जो पार्टनरशिप है उसी के रिगार्डिंग में जो रोड मैप है वो एग्जिस्टेंस में आया करता था। अब आप देखिए कि उसको आने वाले समय में जो बूस्ट करना है तो 2035 का जो विजन फ्रेमवर्क है उसको भी यहाँ पे रिलीज है वो किया गया। ये जो ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे हमें क्या बेनिफिट है वो रिसीव रहेगा। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा बताया गया कि कुछ डोमेन एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव होगा, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर में एमएसएमई का जो सेक्टर है, इंडियन फुटवेयर्स का जो सेक्टर है, ज्वेलरी का जो सेक्टर है और इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो मोर एक्सपोर्ट आपको यूके के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर के अंदर तो बताया गया है कि 20% के आसपास जो बूस्ट है वो हो सकता है। मेजरली आप देखिए कि जिस सेक्टर को बेनिफिट रिसीव होगा वो एग्रीकल्चर है, 20% के आसपास बूस्ट है वो हो सकता है। यूके के अगर हम एग्रीकल्चर के इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम है वो 37 बिलियन के आसपास का एग्रीकल्चर का $37 बिलियन 37 बिलियन के आसपास एग्रीकल्चर का जो इंपोर्ट है वो करता है। इंडिया एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कितना किया करता है? इंडिया भी आप देखिए कि सेम नंबर्स के अराउंड में एक्सपोर्ट है वो करता है। 37 बिलियन के आसपास टोटल एग्रीकल्चर का हमारा एक्सपोर्ट है। यूके को नहीं है, ये टोटल हमारा एक्सपोर्ट है। और यूके को हमारा एक्सपोर्ट कितना है वो आप देखिए कि कुछ मिलियंस के अंदर में है। जो मिलियंस के अंदर में है 800 के आसपास, 800 मिलियन हम यहाँ पे इतनी का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करते हैं। तो आप देखिए कि वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट है जहाँ पे एग्रीकल्चर में हमारा बूस्ट हो सकता है। टैरिफ रिड्यूस होने की वजह से भी बेनिफिट हमको जो प्रोवाइड है वो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से कंट्री हैं जो मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में हमारा कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। ब्राज़ील है, इजिप्ट का नाम का जो कंट्री है जहाँ पे स्वेज कैनाल को जो कंट्रोल किया करते हैं, और आप देखिए कि साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से कंट्री के साथ में हमारा कंपटीशन इंक्रीज होगा? ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और स्टूडेंट्स इजिप्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमएसएमई का सेक्टर, जिसमें टेक्सटाइल को भी इंक्लूड किया गया है। अब देखिए कि एमएसएमई के अंदर में बांग्लादेश और कंबोडिया नाम के जो कंट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट कैरी आउट करते हैं यूके के वहाँ पे। इस एग्रीमेंट के बाद में इंडिया आप देखिए उन कंट्रीज़ के साथ में compete करेगा, उनसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो सेंड कर सकता है। यहाँ पे जो बेनिफिट रिसीव होगा मैनचेस्टर एंड लीड्स, कुछ सिटीज़ हैं यूके की, उनके बारे में भी मेंशन किया गया था पीएम सर के द्वारा अपने स्पीच के अंदर में। अब देखिए कि अभी हमने टेक्सटाइल के बारे में देखा और मैनचेस्टर के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर में कुछ सिटीज़ होते हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट करती है, उन सिटीज़ को डेट मैनचेस्टर ऑफ डेट स्टेट या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी हम रिकॉग्नाइज है वो करते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे कंट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे डोमिनेटेड है मेजरली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजरली डोमिनेशन है वो आपको डेट जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल जिसको रेग्यूर सॉइल भी हम बोलते हैं। क्यों वहाँ पे है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन है, कॉटन का प्रोडक्शन है। पहले जब अब देखिए कि एडवांस काइंड ऑफ मशीन्स नहीं डेवलप हुआ था, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ही जो धागा बनाना है वो डिपेंड किया करता था। तो उस समय में वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र का, वो भी एक रोल प्ले करता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होता है तो फर्स्ट आप देखिए कि रॉ मटेरियल उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। सेकंड आप देखिए कि वहाँ पे रॉ मटेरियल के अलावा जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उनका अवेलेबल है, मींस फाइनेंस अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हो सकता है। थर्ड स्टूडेंट्स लेबर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि चीप लेबर अगर अवेलेबल है तो मोर इंडस्ट्री यहाँ पे बूस्ट होगा। फोर्थ आप देखिए कि एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में उनका जो मार्केट है वो होना चाहिए।
तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे मेजरली आप देखिए कि पोर्ट्स वहाँ पे सेटअप हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसी एरिया के अंदर में इनिशियली पार्ट में डेवलप हुए थे हमारे कंट्री के अंदर में। तो इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल कंडीशंस और आप देखिए कि जो रॉ मटेरियल है वो भी इनको हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। मैनचेस्टर वो सिटी है जहाँ पे जिसके इक्विवेलेंट वे में कंसिडर किया करते हैं, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और इंडिया में और कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो टेक्सटाइल के रूप से इमर्ज हुए, जैसे पंजाब के अंदर में लुधियाना नाम का एक सिटी है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानपुर है, राजस्थान के अंदर में भीलवाड़ा नाम का जो सिटी है, ये आपको मेजरली कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के टेक्सटाइल हब्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो ब्रिटेन है उसको क्या बेनिफिट रहेगा इस डील को साइन करने की वजह से। आप देखिए कि ब्रिटिश जो मेडिकल डिवाइसेज हैं वो इंडिया को आ सकेंगे। वहाँ के मेडिकल डिवाइसेज काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि एरोस्पेस के जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल हो सकेंगे, उनके एरोस्पेस के पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ है वो रिड्यूस हुआ है। जो ओवरऑल टैरिफ यूनाइटेड किंगडम के ऊपर में 15% हुआ करता था, एक एवरेज जो टैरिफ है हर प्रोडक्ट का अगर हम एवरेज के रूप से देखें 15%, वो रिड्यूस होके आप देखिए कि 3% यहाँ पे रहेगा। तो 12% के आसपास का जो रिडक्शन है, कि जो टोटल आप देखिए कि 3% के आसपास टैरिफ है वो इम्पोज होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स और यहाँ पे बेनिफिट के बारे में, तो आप देखिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी बेनिफिट रहेगा। एक रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन होता है। रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है बेसिकली, आप देखिए कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ये है कि जब भी कोई पर्सन है जिसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और जो एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उन दोनों को ही उनका सैलरी का कुछ पार्ट है जो कंट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है जो अर्लियर फेज में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 1 ईयर का अगर एम्प्लॉयमेंट है, कोई 1 ईयर के लिए यूके के वहाँ पे जाता है, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डबल जो कंट्रीब्यूशन है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। अगर अब यहाँ पे 3 ईयर तक पोस्टिंग है बोथ वहाँ पे, अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है कोई पर्सन। दोनों ही कंट्रीज़ ने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के बारे में कहा। जो हमारे WTO हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और जो मेजरली फाइनेंशियल ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जो उसके आउटकम हैं, मेजर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक एंड IMF, उसको रिफॉर्म के बारे में तो हर एक कंट्री के साथ में डिस्कशन के दौरान में हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या एग्रीकल्चर में हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया, इस तरीके से हमारा बूस्ट रहेगा, तो क्या हमारा सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो सभी एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स हैं उनको हमने ओपन किया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया ने कुछ यहाँ पे सेंसिटिव सेक्टर्स का किसी भी तरीके से एक्सेस है वो नहीं प्रोवाइड किया है यहाँ पे यूनाइटेड डेट किंगडम को। सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि हमारे डेयरी का जो सेक्टर है उसके अंदर में एंट्री नहीं दिया गया है, कोई टैरिफ रिड्यूस नहीं होंगे। एप्पल के रिगार्डिंग में जो हमारे एप्पल के जो फार्मर्स आप देखिए कि प्रोटेस्ट करते हैं, US के साथ में भी वो प्रोटेस्ट था उनका कि उसको अलाउ है वो ना किया जाए, वहाँ का एप्पल अगर इंडिया में एंट्री करेगा तो उनका मार्केट प्राइस है वो रिड्यूस हो सकता है। ओट्स का जो सेक्टर है, एडिबल ऑयल का जो सेक्टर है, इसके अंदर में किसी भी तरीके से जो एंट्री है वो नहीं दिया गया है UK को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लोअर टैरिफ रिड्यूस होगा, बट आप देखिए कि कुछ यहाँ पे चैलेंज भी देखने के लिए मिलेंगे। अब जो ट्रेड डील साइन हुआ है उसके क्या चैलेंज हो सकते हैं। एक तो आप देखिए कि स्टूडेंट फूड सेक्टर के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है कि वहाँ पे जो प्रोसेस फूड होता है, और प्रोसेस फूड के अंदर में स्टूडेंट्स आपको हाई फैट, शुगर और सोल्ट का जो प्रेजेंस होता है, हाई फैट, शुगर और सोल्ट का जो प्रेजेंस होता है, क्या स्टूडेंट्स UK के अंदर में इस तरीके से वहाँ के जो आप देखिए कि वहाँ के प्रोसेस फूड के अंदर में क्या इनका जो इनटेक है वो हायर हुआ करता है। तो वहाँ पे तो आप देखिए कि जो फूड लॉज है उनका प्रॉपर लेबलिंग है, प्रॉपर फूड लॉज की रिगार्डिंग में रेगुलेशन है, कंट्रोल भी है। बट हमारे कंट्री के अंदर में फूड लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है कुछ समय के लिए मिलेगा, फिर आप देखिए कि उसी तरीके से जो आपको एक अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है।
पहले भी बताया गया था कि कुछ ऐसी कंपनीज जो डोमिनेटेड कंट्रीज के अंदर में जो प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, जो डोमिनेटेड जो प्रोसेस फूड की रिगार्डिंग में जो डोमिनेटेड कंपनीज हैं, तो स्टूडेंट्स वो आप देखिए वहाँ पे तो हाई जो फैट, सोल्ट और शुगर का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। बट ऐसे जो कंट्रीज जहाँ पे उनका जो सप्लाई है, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या आप देखिए कि लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे उनका इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन ऑयल वो जो यूज किया करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है कि वहाँ से आने वाले जो बिस्किट हैं, वहाँ से आने वाले जो चॉकलेट्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो इंडिया के अंदर में अलाउ रहेंगे। इंडिया का जो हमारे जो फूड सेक्टर के जो रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हैं, काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, वो अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से इम्पैक्ट है वो कर सकता है, स्पेशली हमारा शुगर इंटेक को, फैट का जो इंटेक है और सोल्ट के इंटेक के रिगार्डिंग में। क्या ऐसा कोई आप देखिए कि डेट ऐसा कोई इम्पैक्ट हुआ था किसी कंट्री के साथ में जिन्होंने इस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में लॉ को साइन किया हो? तो स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 1992 के समय में। 1992 के समय नॉर्दर्न अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। अब ये किसके रिगार्डिंग में है? मैक्सिको नाम का जो कंट्री है वो यूएसए एंड कनाडा के साथ में अपने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आप देखें कि एक एग्रीमेंट करता है, और उसके बाद में कंटिन्यूस हाई शुगर, फैट और सोल्ट के कंटेंट वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई हुए। बाद में 2014 के समय में, क्योंकि ओवर द ईयर्स वो इम्पैक्ट करता है, ओबेसिटी का इंक्रीज होना और भी काफ़ी सारी जो डिजीज हैं वो वहाँ पे इंक्रीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स फिर जिस तरीके से उनका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए लगा वहाँ के लोगों के ऊपर में, तो उसके बाद में उनके द्वारा एक सोडा टैक्स है वो इम्पोज किया गया था, हाई जो सोल्ट कंटेंट, हाई जो शुगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स में। तो ऐसा इम्पैक्ट देखा गया है नॉर्दर्न अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। तो इंडिया को अपने अभी भी जो डिटेल के अंदर में जब एग्जिस्टेंस हो ये फ्रेमवर्क, तो फूड सेक्टर के रिगार्डिंग में जो रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर फूड है वो ही सप्लाई है वो इंडिया को होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डेट बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को आप देखिए कि स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो बॉम्बे के अंदर में ट्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2006 के समय में। हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको द्वारा इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में देखा कि लोअर कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया, और जो हाई कोर्ट के द्वारा उनको एक्विटल कर दिया गया है कि कम्प्लीटली उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके से जो थ्योरी है वो इस्टेब्लिश है वो नहीं होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है, बट डेट डज नॉट मीन्स कि उन लोगों को वापस से जेल के अंदर में जाना होगा, वो जेल के अंदर में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि जो इस तरीके से जो ट्रीट करने का, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेज हैं जो पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के अंदर में, तो इस तरीके से जो प्रोसिक्यूट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में एक प्रोसीडेंस है उसको ना सेटअप करे, एक प्रोसीडेंस के रूप से ना देखा जाए, और अदर कोर्ट्स के द्वारा या अदर केसेस के रिगार्डिंग में कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से है, नया कोऑपरेशन का पॉलिसी लाया जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वही मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के भी आप देखें कि पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो एक नया मिनिस्ट्री सेटअप किया गया था। कोऑपरेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी मेंशन है कि कोई भी पर्सन है जो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंडर में एसोसिएशन फॉर्मेशन का मैं उसका पार्ट रखा गया है। फिर आर्टिकल आप देखिए कि 73B में भी है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो अदर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे भी कोऑपरेशन के बारे में मेंशन है वो हुआ है। कोऑपरेशन के बारे में हमने देखा हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स भी रहे हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के अलावा उनका एक इम्पोर्टेंस भी रहा है ग्रास रूट लेवल के अंदर में फाइनेंस प्रोवाइड करना, एसएससीज को आप देखिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो उन्हीं कोऑपरेटिव्स को अब समय है रिफॉर्म करने का, मोर हमारे ऐसे लोग जिनको डिमांड है उस फाइनेंस का उनको इंक्लूड किया जाए, जिसमें आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो रखा जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में नया पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। तो कोऑपरेशन के बारे में है, आपको जीएस पेपर सेकंड के अंदर में सवाल पूछे जा सकते हैं कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि लॉर्ड गणेशा का जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनको एक शेप दिया गया है।
स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो मूर्ति हैं, जो स्टैचूज हैं, जो यहाँ पे आइडल्स हैं, वो किसके थ्रू बनाई जाती हैं? पहले तो पीओपी के थ्रू बनाई करते थे, पर पीओपी पीओपी क्या है? जो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेसिकली? प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखिए कि ये कि यहाँ पे एक क्विक जो बिल्डिंग मटेरियल का एक सेटिंग के रूप से वर्क करता है। कोई भी यहाँ पे क्विक रूप से आपको कोई बिल्डिंग मटेरियल है उसको सेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग में एक मटेरियल हुआ करता है पीओपी का, जो जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट्स? जिप्सम का। जिप्सम का। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो आप एक बार ज़रूर से देख लेना। इसका एक केमिकल फॉर्मूला है जो हम 9th-10th की क्लास में भी रीड करते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। इम्पैक्ट क्या करता है? जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इम्पैक्ट क्या ये करता है? एक तो इजीली आप देखिए कि डिजोल है वो नहीं होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स में इसको यूज करते हैं क्योंकि इजीली इसको सेट किया जा सकता है, इजीली इसका जो सेटिंग है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजीली ये डिजोल है वो नहीं होता है, तो डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है, डिजोल है वो नॉट इजीली ना होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ को ये इम्पैक्ट करेगा। एक्वेटिक लाइफ के ऊपर में इसके जो हार्मफुल जो यहाँ पे रिमेन्स हैं वो भी यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं उसके डिस्ट्रॉय के रिगार्डिंग में। तो समय के साथ में जो यहाँ पे पूजा के रिगार्डिंग में, जैसे दुर्गा पूजा है बंगाल के अंदर में, जो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है मेजरली महाराष्ट्र के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जो मूर्तियां हैं वो बनाना स्टार्ट किया गया। अब वो किसका बनती हैं? क्ले के थ्रू उनको बनाया करते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे मूर्तियों का जो प्रोसेस है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करता है। ये देखिए कि हमने यहाँ पे गणेशा फेस्टिवल के बारे में भी आपको एक जानकारी होना चाहिए। इस पर्सन के द्वारा जो गणपति फेस्टिवल है उसको स्टार्ट किया गया था। आप देखिए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। कब किया गया था जो गणपति फेस्टिवल है? 1893 के समय में। 1893 आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है हमारे कंट्री का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। एम के गांधी अफ्रीका इसी ईयर के समय में जाते हैं। 1893 वो ईयर है जब आप देखिए कि गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होता है, लोग वहाँ पे मिलते हैं। लोग मिलने के बाद में वहाँ पे अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया करते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कि कैसे आपको यूनाइट होना है और कैसे फ्रीडम मूवमेंट को अचीव है वो करना है। फिर 1893 के अंदर ही आपको मिलेगा कि जो शिकागो है जहाँ पे रिलीजियस पार्लियामेंट का मीटिंग होता है, स्वामी विवेकानंदा वहाँ जाते हैं। उसी समय में जब उनका एक जर्नी होता है तो उस दौरान में आप देखिए कि उस दौरान में जीआरडी टाटा से वो मिलते हैं और उनके द्वारा साइंटिफिक टेम्पर का बात किया गया था। साइंटिफिक टेम्पर का बात किया जाता है कि हमारी कंट्री को, किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना होगा, उसी के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना होगा। जो IISc बेंगलोर है वो बाद में JRD टाटा सेटअप करते हैं। उसी जर्नी के दौरान में उनका जो डिस्कशन था उसी से इंस्पायर होते हुए। नेक्स्ट आप देखिए कि उसी समय में हमारे और भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, अरबिंदो के रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है 1893 का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये महाराष्ट्र PCS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था? पहले क्या गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था या शिवाजी फेस्टिवल? क्योंकि दो फेस्टिवल उनके द्वारा उनका इम्पोर्टेंस देखा गया था उनके द्वारा, जिससे लोगों को वो यूनाइट कर सकते हैं, लोगों को अपने आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे प्रियम्बल के बारे में है। अभी गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंड नहीं है कि वो प्रियम्बल को चेंज करें। उसमें जो वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उनको यहाँ पे रिमूव है वो किया जाए। स्टूडेंट्स ओरिजिनली जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल आप देखिए कि क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड के रूप से हम उसको देखते हैं। हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है, आपको याद होना चाहिए अगर आप UPSC का प्रिपरेशन करते हो कि सोर्स ऑफ पावर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है स्टूडेंट्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हमें इंडिया को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, किसके सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिटीजन्स को मिले यहाँ पे जस्टिस मिले। जस्टिस कैसा हो? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो।
आप देखिए कि जस्टिस मिलेगा, उसके साथ में लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए यहाँ पे। तो लिबर्टी ऑफ थॉट हो, बिलीफ हो, एक्सप्रेशन हो, फेथ हो, वर्शिप का आपको यहाँ पे लिबर्टी हो, फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो एंड अपॉर्चुनिटी हो, एंड प्रमोट अमोंग देम ऑल हो, उसको सभी लोगों में प्रमोट किया जाए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को। फिर फर्टर्निटी, फर्टर्निटी क्या है? भाईचारा, बंधुत्व है, उसके रिगार्डिंग में ये वर्ड है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से हमारा प्रियम्बल है। फिर एक डेट भी बताता है कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडोप्ट इनैक्ट एंड गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में कब आता है? 26 जनवरी के समय, 1950 के समय में। तो आप देखिए कि ऐसा प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस है। यूपीएससी मेंस के अंदर भी सवाल पूछ लेता है कि इंडियन स्टेट को जो क्रिएट करने के रिगार्डिंग में जो एडजेक्टिव हैं उनका मीनिंग क्या है। 2016 के मेंस के अंदर में ये सवाल पूछा था, जीएस पेपर सेकंड के अंदर में। तो आपको हर एक जो प्रोसेस है, बेसिक पार्ट को भी रीड करना है मेंस के रिगार्डिंग में। ऐसा नहीं है कि ओनली करंट अफेयर रिलेटेड थिंग्स आप रीड करोगे। प्रियम्बल फिर से न्यूज़ में है, पेटिशन फाइल हुआ था। पेटिशन के अंदर में हमारे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सोशलिज्म जो वर्ड ऐड किया गया, तो सोशलिज्म हमारे कंट्री का पार्ट है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स प्रोवाइड करती है और डिफरेंट है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनसे डिफरेंट है हमारा सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है। फिर सेक्युलर कॉन्सेप्ट, जो कि आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जब सेकुलरिज्म वर्ड भी नहीं भी होता था, तो उस समय भी हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो रिलीजियस फ्रीडम का राइट मिला है हर एक पर्सन को, कि उनको फ्रीडम है कि अपने रिलीजन को किस तरीके से प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रोपोगेट करना है उनके द्वारा। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका लीकेज कहाँ पे हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर में। यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी था, जो कि आप देखिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इसके द्वारा क्रिएट किए जाते थे। अब स्टूडेंट्स उसके अंदर में साइनाइड है उसको यूज करते थे। आप देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को यूज करते थे, वाटर के साथ में वो ऐड होता है वहाँ पे एक मिस्टेक की वजह से। और कम्प्लीटली जो टैंक है जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में इंटरेक्शन होगा, रिएक्ट करेगा, ये गैस वहाँ पे क्रिएट होगी, जिसको कि MIC के नाम से जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से। मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको पता होना चाहिए, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, 12th लेवल के ऊपर में जो एग्ज़ाम लगते हैं नीट, कभी कभी तो IIT का जो मेंस का जो पेपर होता है, जेई मेंस का, उसके अंदर भी ये सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा गैस है वो रिलीज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का इम्पैक्ट क्या हुआ। काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ, काफ़ी सारे ऐसे भी पर्सन हैं जिनके ऊपर में इम्पैक्ट हुआ। अभी उन्हीं पर्सनस का जो यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया गया कि उनका जो इलनेस है उनको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर में मिसक्लासीफाइड कर दिया गया है। उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको करेक्ट मेरिट के बेसिस पे चेंज किया जाए, उनको कंपनसेशन यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उनको सेंड किया है कि भोपाल के द्वारा इसको डिसाइड किया जाए, वहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे कि किस तरीके से इनको कंपनसेट करना है, जो लोग विक्टिम हुए हैं, जिन लोगों को वहाँ पे हेल्थ के इम्पैक्ट हुए हैं उस एरिया के अंदर में। एक सीरीज आई थी शायद नेटफ्लिक्स नाम का जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे था, रेलवे मैन एक सीरीज था जिसमें रेलवे के एक वर्कर के बारे में दिखाया गया था। रेलवे मैन वो सीरीज है। तो कैसे आप देखिए कि ट्रेन उस एरिया से पास करती हैं, जो इटारसी जंक्शन है, जो भोपाल जंक्शन है उस एरिया में, और कैसे वो रेलवे मैन है जो बचाता है ट्रेन का वहाँ पे। उस समय में अगर लोग वहाँ से पास करते तो उनके ऊपर भी साइनाइड का जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो होता, और उनके ऊपर भी आप देखिए कि कोई ना कोई जो इम्पैक्ट है, जो बर्डन है वो क्रिएट हो सकता था, मोर नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकते थे। मेघालय जहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी है कि मदर का जो नेम है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हमारे मैक्सिमम कंट्री के अंदर में पैट्रियार्कल सिस्टम वर्क किया करता है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक लॉ एग्जिस्टेंस में आता है जिसको हाई कोर्ट अब रिव्यू करेगा उस लेजिस्लेशन को, कि यहाँ पे अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें किस तरीके से जो लॉ लाया गया, कैसे उनको सर्टिफिकेशन इश्यू करने के रिगार्डिंग में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो अब
वो लॉ आप देखिए कि विड्रॉल कर लिया गया था। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो खासी का एरिया है, गारो, खासी एंड जयंतिया मेघालय के अंदर में है। तो आप देखिए कि खासी का जो एरिया है वहाँ पे मेट्रियार्कल सोसाइटीज है जिनका इम्पोर्टेंस हुआ करता है। मदर का नेम के बेसिस के ऊपर ही फैमिली ट्री है वो डेवलप हुआ करता है। फैमिली के अंदर में मदर का इम्पोर्टेंस है। तो एक ट्राइबल सोसाइटीज़ का एक इम्पोर्टेंस आपको शो करता है कि वहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम काफ़ी कम है। ट्राइबल सोसाइटी में आप देखिए कि आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि वुमेन का जो मोर रिस्पेक्ट है, मोर वहाँ पे जो हीनियस क्राइम तो आप देखिए कि बहुत ही नेग्लिजेंस है। और मदर डोमिनेटेड सोसाइटी आपको इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप से दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेघालय में, आपको पता ही होगा रेड होल कोल माइनिंग है वो बैन है। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के वहाँ पे लोग इलीगल वे के अंदर में रेड होल कोल माइनिंग का प्रैक्टिस किया करते हैं अपने खुद के कंजप्शन के लिए, कुछ सेल करने के पर्पज़ के रिगार्डिंग में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसके बाद में उसको बैन किया गया था। अभी ये आप देखिए कि आसाम के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट में एक इम्पैक्ट हुआ था, जिस समय भी रेड होल कोल माइनिंग है वो न्यूज़ में आया था, तो जनवरी फरवरी के समय में। तो ऐसे टॉपिक्स है वो इंटर रिलेटेड हुआ करते हैं एक दूसरे के साथ में, और आपको इसी तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से याद है वो रह पाएंगे। नेक्स्ट ये आप देखिए कि जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, आपका सोसाइटी के रिगार्डिंग में आपसे सवाल हैं वो पूछ लिए जाएंगे। जो सोसाइटी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आपका सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे यहाँ से सवाल हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली, किनशिप, इन सब के बारे में वहाँ पे रीड है वो करना होता है। स्टूडेंट्स अभी हमने यूके के बारे में रीड किया, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो हम नहीं देख पाए थे, उसको एक बार देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है और कौन कौन से एरिया को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स सबसे जो सदर्न पार्ट है आप देखिए कि एक आइलैंड है, ये सेपरेटेड आइलैंड है। कहाँ से सेपरेटेड है, जो यूरोप है वहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट वे के अंदर में है। तो सदर्न पार्ट का जो एरिया है, सपोज कीजिए सदर्न पार्ट का एरिया है, इसको हम बोलते हैं इंग्लैंड के नाम से। ये इंग्लैंड नाम का टेरिटरी है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक स्मॉलर टेरिटरी है जिसको हम जाना करते हैं वेल्स के नाम से। किसके नाम से स्टूडेंट्स? वेल्स के नाम से। इंग्लैंड और वेल्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंग्लैंड डोमिनेटेड कंट्री था। इंग्लैंड ने वेल्स को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया। 1536 के समय वेल्स कंट्रोल में आता है इनके। फिर आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो स्कॉटलैंड है, जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाते हैं स्कॉटलैंड के लोगों से, और स्कॉटलैंड के लोगों को आप देखिए कि अपने कंट्रोल में लेके आते हैं 1707 के समय में। 1707 के समय में इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है स्कॉटलैंड को। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे एक और आइलैंड पार्ट है जिसको आयरलैंड के नाम से हम जानते हैं। ये आयरलैंड है। आयरलैंड के वैसे प्रेजेंट समय में तो दो हिस्से हैं, जब कोई भी हिस्सा नहीं होता था आयरलैंड एक यूनाइटेड हुआ करता था। और आयरलैंड को 1801 के समय में 1801 के समय आयरलैंड को भी अपने कंट्रोल में लेते हैं और एक कम्प्लीटली यूनाइटेड किंगडम है वो बनता है। अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये अलग हो जाता है। ये यूके के अंडर में ही है, यूके का ही पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। बट जो सदर्न आयरलैंड है, जो मेन आयरलैंड जो टेरिटरी है, वो आप देखिए कि वो यहाँ पे अलग से एक नेशन है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि क्या जो आयरलैंड नाम का जो कंट्री है वो क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो तो आप देखिए कि 2016 के समय ब्रेग्जिट के थ्रू अलग हो चुका था। तो क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है क्या आयरलैंड? ये एक बार ज़रूर से देख लेना। यहाँ पे इंग्लिश चैनल फ्लो करता है। हमारा आरती साई एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था फर्स्ट टाइम, जो कि फ्रांस और आप देखिए कि इंग्लैंड का बिटवीन जो वाटर एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर के ही बारे में है, लक्षद्वीप के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है लक्षद्वीप आइलैंड, जहाँ पे कोरल के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में 24 ईयर्स एक सर्वे किया गया। सर्वे के अंदर में बताया गया कि 50% के आसपास कोरल का जो रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स कोरल्स का आप देखिए कि मोर इम्पोर्टेंट तो क्या है, सबसे पहले इसका बेनिफिट हम देखते हैं। बेनिफिट आप देखिए कि कोरल्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो कोस्ट लाइन का जो प्रोटेक्शन है, जो कोस्ट लाइन का जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर में ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप देखिए कि जो मेराइन लाइफ है उसके रिगार्डिंग में भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। मेराइन सेक्टर के अंदर में फूड के पर्सपेक्टिव से इसको यूज किया करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए। अब स्टूडेंट्स ये तो कोरल्स का इम्पोर्टेंस हुआ। कोरल्स का जो यहाँ पे ब्लीच का एक कॉन्सेप्ट है, जब कोरल्स डेड होते हैं फिर से रिस्टोरेशन करते हैं, एक्सेसिव हीट कंडीशन का डेवलप होना।
एक्सेसिव हीट कंडीशन के अलावा आप देखिए कि जो एग्जैजरेट क्लाइमेट चेंज है इस इम्पैक्ट को और भी ज़्यादा एग्जैजरेट करता है। और मेराइन हीट वेव्स आप देखिए कि इसको डैमेज है वो करती हैं। 24 ईयर्स में यही समझ में आया है सर्वे के थ्रू कि 50% जो रिडक्शन है वो हुआ है कोरल्स का। लक्षद्वीप हमारा जो अरेबियन सी का एरिया है उस एरिया के अंदर में। इस नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बंगाल से जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं अदर पार्ट के लिए, तो वहाँ पे उनको आप देखिए कि काफ़ी सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन, काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं वो चलाए गए हैं। कहीं बांग्लादेश से रिलेटेड पर्सन तो नहीं है। आधार कार्ड फिर उनके द्वारा शो किया जाता है, अपना जो आधार कार्ड है। आधार कार्ड आप देखिए कि सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो नहीं है। बंगाल का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने भी पिछले कुछ समय में एलिगेशन इस तरीके से रिपोर्ट्स में बताया है कि डेट उनके जो बंगाल से जो वर्कर्स गए हैं उनको इलीगल वे में डिटेंड किया गया है। तो इलीगल वे में डिटेंड तो आप देखिए कि कोई भी नहीं कर सकता है। एक होबियस कॉर्पस का एक कॉन्सेप्ट है। होबियस कॉर्पस क्या है? होबियस कॉर्पस आप देखिए कि हमारा आर्टिकल 32 के अंदर में है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उनके फैमिली मेम्बर्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर कोर्ट को अप्रोच तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कि जो लेबरर्स हैं क्या उनका फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से अवेयरनेस है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकें, क्या उनको इस तरीके का लीगल सर्विस अवेलेबल है, तो वो नहीं हुआ करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो हमने माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में देखा। काफ़ी सारे ऐसे भी लेबरर्स हैं जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके साथ में साइन हुआ था? बांग्लादेश के साथ में 2015 के समय। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था स्टूडेंट्स? ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में। ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें कुछ 111 के आसपास एनक्लेव थे इंडिया के। कुछ ऐसा टेरिटरी थे जो बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड थे। कुछ बांग्लादेश का टेरिटरी थे जो इंडिया के बॉर्डर एरिया के अंदर में थे, तो उनको वहाँ पे रीएडजस्टमेंट किया गया था प्रॉपर डिमार्केशन के रिगार्डिंग। तो उस एरिया से बिलोंग करने वाले कुछ पर्सन हैं जिनको कि काफ़ी बार बांग्लादेशी कंसीडर कर लिया जाता है। उस एरिया के जो लोग हैं, ये यहाँ पे न्यूज के अंदर में मेंशन था। उस एरिया के रिलेटेड जो लोग हैं उनका जो लैंग्वेज, जो बंगाली लैंग्वेज वो बोलते हैं, उनका स्पीकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। तो ये अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हम तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में है। बंगाली लैंग्वेज के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए, रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था और बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का कैटेगरी में रखा गया है। जो 5 नया लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हुई हैं। तुगलकाबाद फोर्ट है, दिल्ली के अंदर में ही है। अरावली हिल्स के ऊपर में इसको बनाया गया है और इसके ऊपर में एक जो बात कही जाती है कि इसको श्राप दे दिया गया था। और जब से ही आप देखिए कि कम्प्लीटली अलोन काइंड सिचुएशन के अंदर में है, लोग वहाँ पे कम विजिट हैं वो करते हैं तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर में। अब वो कितना सच है या नहीं है, या मिसअंडरस्टूड किया गया है इस फोर्ट को, तो उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो कर लिया गया है। फ्राइडे का न्यूज़पेपर है तो आर्ट एंड कल्चर का एक पेज है वो पब्लिश होता है और एक दो न्यूज़ ऐसे आती हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने गदर के बारे में देखा था। गदर मूवमेंट जो किन्होंने लीड किया था, गदर मूवमेंट, आप देखिए कि लाला हरदयाल हैं, करतार सिंह सराबा हैं, सोन सिंह भाखना हैं, भाई परमानंदा हैं, जो उस गदर मूवमेंट के मेन लीडर हैं वो हुआ करते थे। और मोरल जो करेज है, मोरल जो सपोर्ट है सचिन सानियाल और अदर लीडर्स का उस गदर मूवमेंट को था उस समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि तुगलकाबाद के बारे में है। तो तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर ही ये जगह है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? फोर्ट बनाया गया था 1320 के समय। खिलजी डायनेस्टी के बाद में तुगलक से वो रूल के अंदर में आते हैं। कौन रूल के अंदर में आते हैं स्टूडेंट? तुगलक रूल में आते हैं। कौन से तुगलक? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो कौन हुआ करते थे? गयासुद्दीन तुगलक हैं, वो इस तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। 4-5 ईयर्स का उन्होंने रूल किया था। गयासुद्दीन तुगलक हैं, वो इसके फाउंडर थे। ऐसा बताया जाता है कि वो जब फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, फोर्ट का कंस्ट्रक्शन उन्होंने किसके लिए किया था? कि मंगोल्स का अटैक हो सकता था, ऐसा उनको डाउट था उस समय में। मंगोल अटैक कर सकते थे तो उन्होंने हिली एरिया में इसको बनाया, जिससे कि बैटल अगर हो तो उसमें फाइट करने के अंदर में लिटिल बिट बेनिफिट या एडवांटेज है इनको रहे, क्योंकि ये हायर प्लेस के ऊपर में रहेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि अब आप देखिए इसके बाद में इसको यूज़ तो नहीं किया गया, क्योंकि 1525 के समय इनका डेथ होता है और इनके जो सन हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके काफ़ी सारे डिसीजंस काफ़ी
उस समय का कंडीशन के अकॉर्डिंग में नहीं थे। बाकी कुछ डिसीजंस को बेटर भी बताया गया है, समय के साथ में इनके जो डिसीजन हुआ करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो अपना कैपिटल ही चेंज कर लेते हैं। दौलताबाद उन्होंने दौलताबाद का जो कैपिटल है वो कर दिया गया था, दौलताबाद को कैपिटल कर लिया गया था इसी तुगलकाबाद से। दौलताबाद कहाँ है? डेक्कन के पार्ट में है, जिसको देवगिरी कहा करते थे। वहाँ से जो यादवा डायनेस्टी रूल किया करती थी, खिलजीज के द्वारा उनके जो मेन लीडर्स हैं जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया था, अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। तो स्टूडेंट जब इसका कंस्ट्रक्शन फेज में था तुगलकाबाद का फोर्ट, तो उस समय में आप देखिए कि हमारे एक इम्पोर्टेंट सेंट हैं वो भी हुआ करते थे। सेंट कौन हुआ करते थे? निजामुद्दीन औलिया। उनका एक बावड़ी बनना था, एक श्राइन बनना था। बावड़ी तो बेसिकली वाटर के रिगार्डिंग में होता है। तो उस समय में आप देखिए कि लेबर को उस बावड़ी कंस्ट्रक्शन से फोर्ट कंस्ट्रक्शन में लगा दिया गया था, तो उनका इस तरीके से क्रश दिया गया था, जो शराब दे दिया गया था। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बस ये आपको पता होना चाहिए। एमबीटी आप देखिए कि काफ़ी ऐसे डिसीजन लेते हैं जो अजीबो गरीब थे उस समय में। काफ़ी बार इनको इस वजह से मैड किंग या पगला राजा के रूप से भी कहा करते हैं। इंडिया और चाइना के बारे में है। इंडिया और चाइना के बारे में ये कहा गया कि अभी इंडिया ने वीज़ा अलाउ किए हैं, टूरिस्ट वीज़ा चाइनीज़ नेशनल्स को। तो आप देखिए कि धीरे धीरे हमारा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से जो रिस्टोरिंग फेज के अंदर में है हमारे रिलेशन, जिनको कि 75 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। लास्ट ईयर आप देखिए कि कजान के अंदर में एससीओ का मीटिंग के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी मिले थे। हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका भी मीटिंग हुआ था। रिवाइवल फेज के अंदर में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, वहाँ पे डिसंगेजमेंट है, बट डिसंगेजमेंट को डीएस्केलेट के अंदर में किया जाए। इंडिया के जो कंसर्न है वो चाइना का जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है, चाइना का जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है उसके बारे में है कि वो जो डैम प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा यारलुंग सांगपो या डेट ब्रह्मपुत्रा रिवर का, उसी रिवर का डबल नेम्स हैं चाइना के अंदर में, उसको यारलुंग सांगपो या हम उसको ब्रह्मपुत्रा कंसीडर करते हैं। और बांग्लादेश के द्वारा भी उसमें कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि उसके फ्लो को वो इम्पैक्ट है वो कर सकते हैं। गलवान वैली का वो क्लैश है 2020, जब रिलेशंस हमारे चेंज होते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी चेंज होते हैं, और स्टूडेंट डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी वहाँ पे रोक दी गई थी। कोविड-19 का भी उस समय आउटब्रेक था। अब आप देखिए कि अब रिवाइवल में है, तो आने वाले समय के अंदर में इनमें इम्प्रूवमेंट हो ऐसा एक्सपेक्ट है वो किया गया है, और हमारा प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन है वो किया जा सके, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनका रिजोल्व यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो सेप्टिक टैंक्स के अंदर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके बारे में है कि कैसे मैकेनाइज सिस्टम है वो कम्प्लीटली नहीं इम्प्लीमेंट हो सका है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में बताता है कि कैसे उनको सेफ्टी गियर्स हैं वो नहीं प्रोवाइड होते हैं। काफ़ी बार कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको सेफ्टी गियर्स नहीं प्रोवाइड है वो करता है। तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से है नमस्ते स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। मैनुअल स्क्वेंजिंग का रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है 2013 का, जो उनको रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में और मैनुअल स्क्वेंजिंग को प्रोहिबिट करता है। तो ऐसे ही हमारे सेप्टिक टैंक्स को जो सफाई के अंदर में जो वर्कर्स हैं उनका भी प्रॉपर यहाँ पे जो सेफ्टी गियर्स भी प्रोवाइड हो, मैकेनाइज सिस्टम भी लाया जाए यहाँ पे क्लीनिंग के रिगार्डिंग में, और उनको रिहेबिलिटेशन में जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट का एक नमस्ते स्कीम है। नमस्ते स्कीम आप देखिए कि लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जब अगर हो तो ही मोर बेनिफिट रहेगा। नमस्ते स्कीम आप देखेंगे हमारे यहाँ पे स्कीम तो एवरी एरिया के रिगार्डिंग में है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जो प्रॉपर वे में रेगुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका बेनिफिट है वो लेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा कहा गया है कि गाजा के एरिया के अंदर में सीज फायर होना चाहिए। पैलेस्टाइन का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। स्पेशली आप देखिए कि पैलेस्टाइन जो पीएलओ जो है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है जो इसको रिकॉग्नाइज करता था। इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है। पैलेस्टाइन का जो फ्लैग है यूएन का जो कैंपस है वहाँ पे लग सके नॉन स्टेट एक्टर्स के, नॉन स्टेट्स के रूप से, तो उसमें भी इंडिया आप देखिए कि उस रिजोल्यूशन का भी एंडोर्सर है वो रहा है। पहले तो हमारे यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन है उसको एक ही वे में कंसिडर किया करते थे। उस पॉलिसी को हमारे पीएम सर के द्वारा डीहाइफनेट किया गया कि दोनों अलग अलग टेरिटरी हैं, अलग अलग वे के अंदर में हम इनको कंसिडर करेंगे। 2017 में हमने उस जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है उसको डीहाइफनेट है वो किया था। सर्विलेंस सिस्टम के बारे में है, चाइनीज ओरिजिन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं यूज किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के समय, उसके बारे में है। पीएम सर 60 जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है मालदीव का, वहाँ पे जाएंगे।
आप देखिए कि जब कोप का जब मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का दुबई के अंदर में, तो उस दौरान में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मीटिंग हुआ था मालदीव के साथ में, मालदीव और इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स का। जो नए लीडर हैं मालदीव के स्टूडेंट्स, उनके द्वारा इंडिया आउट का कैंपेन चलाया गया था इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, और हमारे रिलेशंस लिटिल बिट डैमेज भी हुए थे जब इनके द्वारा रजिस्ट किया गया। जब लक्षद्वीप के लिए हमारे पीएम पहुंचते हैं, स्कूबा ड्राइविंग वहां पे कैरी आउट करते हैं, तो उस समय में इनके द्वारा रजिस्ट किया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट हैं जो इस कंट्री के वहाँ पे विजिट किया करते हैं, मालदीव के वहाँ पे। टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, टूरिज्म मेन इकोनॉमी का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि नाइजीरिया के अंदर में जो आर्म्ड ग्रुप्स है जिनको कि बैंडिट्स के नाम से जाना करते हैं, उसमें 95 कुछ लोग हैं जिनका कि डेथ है वो हुआ है, उनको मारा गया है। केन्या के अंदर में भी प्रोटेस्ट है। केन्या का कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? नारोबी उसका कैपिटल है, और किसका हेडक्वार्टर है नारोबी के अंदर में? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। तो स्टूडेंट्स केन्या का जो नारोबी है वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ लोगों का डेथ हुआ है, उसके बारे में मेंशन है। साउथ अफ्रीका के द्वारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो पेटिशन को फाइल किया गया था कि जीनोसाइड हुआ है गजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में, उस साउथ अफ्रीका के पेटिशन को ब्राज़ील के द्वारा भी ज्वाइन किया गया। लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है ब्राज़ील, उसके द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। WWE के जो आप देखें कि एक पर्सन है रेसलिंग में जो हुआ करते थे, उनका भी डेथ हुआ है। अगर आपने चाइल्डहुड के समय में इसका इंटरेस्ट रहा होगा तो आपको इनका नाम है वो ज़रूर से पता होगा। ज़रूर से आपने इन जो कार्ड्स जो उस समय 90s के जो बच्चे रखा करते थे, 90s 2000 के समय, तो उस समय इनका काफ़ी पॉपुलर कार्ड हुआ करता था। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया का जो फार ईस्ट का एरिया है वहाँ पे प्लेन का क्रैश हुआ, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो प्लेन क्रैश का एक इम्पैक्ट है ये जो एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे कंसर्न्स को रेज करता है। ऐसे इंसिडेंट होना, बांग्लादेश में भी एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले। इंडिया अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है बांग्लादेश को, जो वहाँ पे विक्टिम्स को आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। और स्टूडेंट्स एक साउथ ईस्ट एशिया में जो थाईलैंड और कंबोडिया का जो बॉर्डर है एक है 800 किलोमीटर का, जिसमें कुछ एरियाज में उनके डिफरेंसेज हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे फिर से क्लैश हुआ है। 11 वहाँ पे पर्सन्स है जिनका डेथ हुआ है उस क्लैश के अंदर में, थाईलैंड एंड कंबोडिया का। दोनों कंट्रीज का लोकेशन एक बार जरूर से देख लेना, और मकोंग रिवर का इंपॉर्टेंस भी आप देख लेना कि दोनों कंट्रीज से मकोंग रिवर है वो फ्लो करती है या नहीं करती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। होमवर्क मिला है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।